हाँ जी। तो हमारी पिछली क्लास जो है वो कैपेसिटी एंड लोकेशन लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड थी। तो कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू लास्ट क्लास? इसमें आप लोगों ने सिर्फ ये समझ लेना है कि फोरकास्टिंग के मेथड से रिलेटेड आप लोगों को कुछ खास समझने की ज़रूरत नहीं है, बट कौन सा मेथड कब यूज़ करना है एंड कौन से मेथड से हमारा काम या पर्पस सर्व होगा, ये हमें देखना है। नंबर वन, यू आर म्यूटेड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है क्लास, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, आपकी अगर आईडी का प्रॉब्लम है तो आप क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। बगैर आईडी के इकरा के आप क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। जिस किसी का भी आईडी का प्रॉब्लम है वो क्लास जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि इकरा ने इसको पाबंद कर दिया है कि सबको अपनी इकरा की आईडी से ही ज्वाइन करना है। तो अच्छा, मेरी वॉइस का कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस शुमाइला, बिकॉज आई एम यूजिंग माइक स्पेशली नाउ। तो अगर आप लोग फ़ोन से क्लास अटेंड कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग हेडफोन यूज़ करो। हमारी लास्ट क्लास डिपेंडेंट थी ऑन कैपेसिटी एंड लोकेशन लॉजिस्टिक्स पर। अच्छा, कैपेसिटी के अंदर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म,
आई डोंट नो ये हिकअप क्या हुआ, बट अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं ये हिकअप क्या हुआ है, मेरे जो जूम है वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया था। नाउ आई एम बैक। तो हम लोग की लास्ट क्लास जो है वो कैपेसिटी एंड फोरकास्टिंग पे डिपेंडेंट थी। कैपेसिटी एंड फोरकास्टिंग में तीन चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। नंबर वन इज़ लोकेशन लॉजिस्टिक्स। तो लोकेशन लॉजिस्टिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लोकेशन प्लानिंग ट्रायंगल पता हो और 6 स्टेप प्रोसेस पता हो लोकेशन लॉजिस्टिक्स का, जिसके 3 स्टेजेस हैं। इसके बाद शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग था। शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर आपको पता हो कि शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग होती क्या है, हाउ कैन यू ओवरकम द शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग इश्यूज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको ये पता हो कि बॉटल नेक्स क्या होते हैं। बॉटल नेक्स से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? पार्टिसिपेंट्स आपको आवाज़ आ रही है आई गेस। तो बॉटल नेक से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? जी जीशान। जी जीशान, गुड। जी मोहम्मद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम्म। तो आपने रिकॉर्डिंग देखी थी? ग्रुप पे शेयर की थी ना रिकॉर्डिंग। तो गुड। तो आप पहले रिकॉर्डिंग देख लें, क्योंकि मैं पूरी क्लास तो रिपीट नहीं कर पाऊँगा खान साहब। तो आप जो है वो चेक कर लें। मैं बॉटल नेक समझा देता हूँ कि सिस्टम के अंदर जब आप शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे होते हैं तो यू गो फॉर कैपेसिटी ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, आप कैपेसिटी इंक्रीज़ करने की बात करते हैं। तो इंक्रीज़ करने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि सिस्टम में रेजिस्टेंस किस पॉइंट से आ रही है। क्या मेरा सिस्टम आइडियली सारी की सारी चीज़ों को टेकअप कर रहा है, आइडियली वो सिस्टम रन कर रहा है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या रेजिस्टेंस है सिस्टम में? कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से मेरी कैपेसिटी लो है? उस पॉइंट को समझना बॉटल नेक प्लानिंग कहलाता है। बॉटल नेक सिस्टम का वो पॉइंट होता है जहाँ से सिस्टम की कैपेसिटी डिफाइन होती है। मीन्स आपके पास जो प्रोडक्शन यूनिट है इट कैन प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स पर आवर। तो 1000 यूनिट्स पर आवर का मतलब क्या है? टैंक की एग्जांपल से शुरू करते हैं कि अगर टैंक पाकिस्तान है और टैंक पाकिस्तान पाउच या जार या टेन या साशे में हमारी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी सपोज 1000 टन्स पर आवर पर मंथ है, तो 1000 टन्स पर मंथ किस चीज़ की कैपेसिटी? जनरली FMCGs में, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में, जो भी कैपेसिटी कहलाती है वो पैकेजिंग की कैपेसिटी होती है। आपकी पैकेजिंग बेसिकली बॉटलनेक होता है। आपकी पैकेजिंग की कैपेसिटी ही आपकी सिस्टम की कैपेसिटी कहलाती है। हमारी एग्जांपल में जो हमने एग्जांपल लास्ट क्लास में डिस्कस की थी उसके अंदर भी पैकेजिंग बेसिकली हमारा बॉटलनेक था। पैकेजिंग से जो प्रोडक्ट फिनिश होकर निकल रही थी वो हमारे सिस्टम की कैपेसिटी कहला रही थी। फिर जब सिस्टम को हमने एवेल्यूएट किया और पैकेजिंग को इंक्रीज़ किया तो पता चला कि असेंबली अंडर यूटिलाइज है और असेंबली की जो कैपेसिटी है वो 20 यूनिट्स पर आ रहा है, बट इट इज़ प्रोड्यूसिंग ओनली 15 यूनिट्स पर आर बिकॉज फैब्रिकेशन इज़ प्रोवाइडिंग लो। तो फिर सिस्टम का बॉटलनेक फैब्रिकेशन बना। जब फैब्रिकेशन को इंक्रीज़ किया फिर असेंबली 20 यूनिट्स पर आर बनने लगी, फिर पैकेजिंग आगे फंसा। तो ये जो सर्कल एंड सर्कल एंड सर्कल चलता रहता है, इसको सिस्टम के अंदर बॉटलनेक प्लानिंग और बॉटलनेक कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स कहते हैं।
इससे शॉर्ट टर्म कैपेसिटी ऑल्टरनेट्स का हमने बात की थी कि आप रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करें, इम्प्रूव करें, आउटपुट को मॉडिफाई करें या डिमांड को मॉडिफाई कर दें या अल्टीमेटली डिमांड को मीट ही ना करें। अच्छा, इससे पहले हमने वेयर हाउसिंग को भी डिस्कस किया था आई गेस। तो आज का टॉपिक बेसिकली वेयर हाउस को चैलेंज करता है, दैट इज़ कॉल्ड जस्ट इन टाइम। अच्छा, जस्ट इन टाइम को पढ़ने या समझने से पहले हम एक बात समझ लें कि जस्ट इन टाइम को बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे फिनोमिनाज में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है कि जस्ट इन टाइम इज अ इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वे सिस्टम literally doesn't have any inventory and inventories are ordered and they are received when required। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक, काफ़ी फिनोमिना में बिल्कुल ठीक है, बट जस्ट इन टाइम इससे थोड़ा बियॉन्ड है। जस्ट इन टाइम का मतलब ये है कि आप अपने सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि जब प्रोडक्ट रिसीव हो रही हो, प्रोडक्ट इशू हो रही हो, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही हो, प्रोडक्ट पैक हो रही हो एंड प्रोडक्ट डिस्पैच हो रही हो, उसमें क्वालिटी की कंप्लेंट्स ना होने के बराबर हों। अब देखने में तो सिस्टम आसान लगता है कि यार कोई मसला नहीं है, हम सबको अलाइन कर देंगे और क्वालिटी की कंप्लेंट ज़ीरो कर देंगे, बट इन रियल टाइम सिनेरियो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि मेकिंग अ सिस्टम लाइक दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कि जहाँ पे आपकी इन्वेंट्रीज ना हो, आपको जब रिक्वायर्ड हो तभी प्रोडक्ट आए, तभी बने, तभी डिस्पैच हो, जिससे क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जा सकें और इस स्टैंडर्ड की बेस पे आप क्वालिटी कंट्रोल को एफिशिएंट बना सकें। ठीक है, जी बिलाल सिद्दीकी साहब। जब तक बिलाल साहब अनम्यूट होते हैं तब तक हम जस्ट इन टाइम को थोड़ा समझना स्टार्ट करें। वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ व्हाट इज JIT। JIT सबसे पहले तो कहता है कि ऑल मटेरियल्स टू बी एक्टिव एज वर्क इन प्रोसेस। इन्वेंट्रीज की हमने डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की थी, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। तो JIT कहता है कि सारे मटेरियल जो भी सिस्टम में हों वो एक्टिव हो, पैसिव मटेरियल सिस्टम में ना हो, ऐसे मटेरियल सिस्टम में ना हो कि जिनकी ज़रूरत नहीं है। ये बात JIT का कोर है, बैकबोन है। फिर नेवर अ पॉज टू कलेक्ट केयरिंग चार्ज। आपको किसी प्रोडक्ट को सिस्टम में इन या आउट करने के लिए सिस्टम को रोकना ना पड़े। हैंड टू माउथ ऑपरेशन, रेशो ऑफ प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ क्वांटिटीज अप्रोच टू वन। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि प्रोडक्शन उस ही हिसाब से चलती रहे कि जिस हिसाब से क्वांटिटीज़ उसको मिलती रहें। यहाँ पे प्रोडक्शन कैसे हम डेजिग्नेट करते हैं? जनरली प्रोडक्शन को कैसे हम डेजिग्नेट करते हैं? प्रोडक्शन इज़ डेजिग्नेटेड विद द अमाउंट ऑफ कैपेसिटी यू हैव टू होल्ड इन वेयर हाउस। लेकिन JIT सिस्टम में क्या है कि वो हैंड टू माउथ ऑपरेशन। अब प्रोडक्शन का फिनिश गुड वेयर हाउस से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोडक्शन का ताल्लुक इस बात से है कि जो क्वांटिटीज़ उसको मिल रही हैं उन्हीं क्वांटिटीज़ से वो ऑपरेशन चलाएगा। फिर फ्लो ऑफ मटेरियल रिसोर्स थ्रू लॉजिस्टिक्स सिस्टम इज सच द अराइव्ड अ पॉइंट इंटेंडेड टू यूज जस्ट इन टाइम। आप लॉजिस्टिक्स सिस्टम को और पूरे मटेरियल सिस्टम को अपने ऐसे डिज़ाइन करते हो कि जिस पॉइंट ऑफ ऑपरेशन में जिस चीज़ की जब ज़रूरत हो तब ही वो उसको मिले। जस्ट इन टाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नो आइडल टाइम। किसी भी पॉइंट पे सिस्टम में आइडल टाइम ना हो। आइडल टाइम ना होने की वजह कि आपको आपके पूरे सिस्टम को ऐसे डिफाइन करना है कि पूरा सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट
अपने हिसाब से काम कर रहा हो और एक दूसरे से कोलैबोरेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड हो। जस्ट इन टाइम का एक बहुत बड़ा मकसद सिस्टम के अंदर कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंक्रीज करना है। और इस इंक्रीज ऑफ कोऑर्डिनेशन से क्या होगा, देखो जस्ट इन टाइम को लोग समझते हैं कि यार सिस्टम के अंदर बहुत फ्लॉज आ गए हैं, सिस्टम के अंदर बहुत मसले आ गए हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट ख़त्म हो गया है, इसलिए जेआईटी को एक्टिव करो और जेआईटी से हम सिस्टम की गलतियां पकड़ें। देखो बात किसी हद तक ठीक है, इन्वेंट्री इज़ ईवल। मैं आपको बार बार शायद बताता रहा कि इन्वेंट्री इज़ ईवल। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री को जब आप ईवल ट्रीट नहीं करोगे तो इन्वेंट्री आपके बहुत सारे फ्लॉज, बहुत सारी गलतियां छुपा रही है और उन गलतियों को आप एक्सपोज ऑफ नहीं कर सकोगे बिकॉज यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज इन योर सिस्टम। और ये जनरली साल के बाद या ऑडिट सिस्टम के बाद पता चलता है कि कहाँ सिस्टम में गलती थी, किसकी वजह से एक्सेस इन्वेंट्री यूज़ हुई, किसकी वजह से एक्सेस यील्ड यूज़ हुई। यील्ड का मैंने आपको शायद मतलब बताया था कि कितने रॉ मटेरियल से कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। 100 kg ऑफ रॉ मटेरियल कैन प्रोड्यूस 100 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट और 100 kg ऑफ रॉ मटेरियल कैन प्रोड्यूस 90 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। इन द फर्स्ट केस यील्ड इज 1 एंड इन द सेकेंड केस यील्ड इज 0.9। तो यील्ड जब आप किसी सिस्टम की या किसी प्रोडक्ट की डिफाइन कर देते हो तो उसकी डेफिनेशन के बाद ही आप कॉस्टिंग कर सकते हो। तो अगर आपकी सिस्टम की यील्ड वेरिएबल है या यील्ड वक्त के साथ चेंज हो गई है तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा अगर आपके पास एक्सेस इन्वेंट्रीज हैं। तो एक्सेस इन्वेंट्रीज को ख़त्म करने के लिए जेआईटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। अच्छा, जेआईटी का कॉन्सेप्ट जापान से आया है और इस कॉन्सेप्ट की जो इन्वेंशन कहेंगे, इस कॉन्सेप्ट की इन्वेंशन बेसिकली आफ्टर अ फिनोमेना हुई थी, आफ्टर अ गड़बड़ हुई थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान के पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, ज़्यादा वेयर हाउसेज नहीं थे, ज़्यादा प्रोडक्शन सिस्टम नहीं थे, तो जापान ने इसको एक एज अ अपॉर्चुनिटी ट्रीट किया एंड स्लो एंड स्टेडीली उसने जेआईटी का कॉन्सेप्ट बनाया कि जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसे ही इन्वेंट्री सिस्टम में आए, वैसे ही प्रोड्यूस हो और वैसे ही डिस्पैच हो जाए। अब हमारे जेआईटी के सिनेरियो में सप्लाई चेन इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लायर ओनली। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर का कोई ताल्लुक नहीं है। जेआईटी में सप्लायर है और मैन्युफैक्चरर है। और आखिरी बात कि नो आइडल इन्वेंट्री। पूरे सिस्टम में आपने ये चीज़ें चेक करनी है कि जो सिस्टम में वैल्यू ऐड कर रहा है वही सिस्टम में मौजूद हो और जो वैल्यू ऐड ना कर रहा हो वो सिस्टम में मौजूद ना हो। आप अगर इस चीज़ को एक्नॉलेज कर देते हो और इस चीज़ को मेक श्योर कर देते हो, आपका सिस्टम जस्ट इन टाइम पे काम कर रहा है। जी मोहम्मद खान साहब। जी मुहीन अहमद साहब महासिब। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी महासिब। हम्म हम्म हम्म, ठीक है। हम्म 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 हम्म, बिल्कुल। आपका बहुत अच्छा सवाल मासिफ, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आपने अर्ली ये सवाल कर लिया। अगर जेआईटी पूरा समझ लेते फिर ये सवाल और आसानी से समझा सकता था, लेकिन यहीं पे मैं आपको समझाता हूँ। अब सिस्टम विद जीआईटी एंड सिस्टम विदाउट जीआईटी दोनों को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। एक तो सिस्टम है कि अब हम आपके सवाल के मुताबिक दो डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, एक है डाइंग, एक है कटिंग। एंड ये दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। डाइंग वाला जब तक डाई कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक कटिंग वाला अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है।
विदाउट JIT सिस्टम ये सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है, डाइंग वाला थोड़ा थोड़ा डाई करके कटिंग को भेज रहा होता है, और कटिंग वाला जैसे जैसे माल आता रहता है उसको कट करके आगे भेजता रहता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि वी आर वर्किंग इन अ 12 आवर शिफ्ट, और 12 आवर शिफ्ट में डाइंग वाला डिफरेंट डिफरेंट केसेस में तकरीबन 400 पीसेस कटिंग वाले को भेज देता है, और कटिंग वाला वही 400 पीसेस आगे कट करके भेज देता है। लेकिन इस सिस्टम में जो कि विदाउट JIT है, इस सिस्टम में इन्वेंट्री बिल्डअप होगी, यस होगी, कटिंग डाइंग वाला अपने पास बना रहा होगा, बना के कटिंग वाले को जब भेजेगा, कटिंग वाला जब कंप्लीट कर लेगा, इसके बाद आइडल रहेगा जब तक के डाइंग की तरफ से वो मटेरियल कटिंग तक नहीं पहुंचता। लेकिन विद JIT सिस्टम इस पूरे सिस्टम को करेगा इवेल्युएट। कैसे? उसको समझ में आएगा कि डाइंग वाला अगर 12 घंटे काम करता है तो वो कटिंग वाले के लिए सिर्फ 8 घंटे का प्रोडक्ट बना के दे सकता है। तो JIT सिस्टम ये कहेगा कि डाइंग डिपार्टमेंट चले 12 घंटे, कटिंग डिपार्टमेंट चले 8 घंटे, और वो 8 और 12 घंटे कैसे हो कि डाइंग डिपार्टमेंट कटिंग डिपार्टमेंट से 4 घंटे पहले काम करना शुरू करे। वो सिस्टम में थोड़ा बफर बिल्डअप करे जिससे कटिंग वाला जब आए तो उसके पास काम ही काम हो, और जो 4 घंटे सिस्टम बगैर सोचे समझे ज़ाया कर रहा था वो ज़ाया ना कर रहा हो। दिस इज कॉल्ड अ JIT सिस्टम। हम्म 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 JIT इसी चीज़ को मिटिगेट करने के लिए कि JIT में सिर्फ इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे ही डाइंग डिपार्टमेंट के पास शटडाउन आया, डाइंग डिपार्टमेंट वो शटडाउन कम्युनिकेट करेगा ऑल ओवर दी सप्लाई चेन। वो कटिंग को भी कहेगा, वो पैकिंग को भी कहेगा, वो रॉ मटेरियल को भी कहेगा, वो वेयर हाउस को भी कहेगा कि अब मेरे पास अगले 3 घंटे का मटेरियल है, 3 घंटे के बाद मैं मटेरियल प्रोड्यूस नहीं, मतलब 3 घंटे से ज़्यादा का मटेरियल नहीं है, तो आप लोग अलाइन हो जाएं। इधर आप लोग 3 घंटे के बाद शिफ्ट क्लोज कर दें, या आप लोग कोई नॉन कोर एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दें। JIT इस पे इम्पोज करता है कि नो आइडल टाइम। पहले तो अगर कोई JIT कॉन्सेप्ट है ना, मैं कह रहा हूँ कि विदाउट JIT क्या होता कि अगर डाइंग डिपार्टमेंट बंद भी हो जाता तो डाइंग डिपार्टमेंट के पास सामान होता कि वो कटिंग डिपार्टमेंट को दे सकता है, या डाइंग डिपार्टमेंट कम्युनिकेट ही नहीं करता। लेकिन JIT चूंकि पूरे सिस्टम में से आइडल टाइम हटा रहा है, तो अब हर कोई जवाब दे अब वो आइडल टाइम आया ही क्यों। JIT कहता है पहले तो कोई आइडल टाइम ना हो, और अगर आइडल टाइम हो तो सबसे पहले उसकी कोर वजह पता हो। अब आइडल टाइम क्यों आया, जनरेटर बंद हो गया या मशीन ख़राब हो गई। तो अब यही आपको मैं आगे बताने वाला था कि JIT सारे डिपार्टमेंट से लिंक करता है। वो HR को भी लिंक करेगा, मेंटेनेंस को भी लिंक करेगा, हर चीज़ कोर एंड कम्युनिकेटेड हो कि भाई अगर हुआ तो क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ। अब खौफ देखो ना कि डाइंग डिपार्टमेंट को अगर डाइंग डिपार्टमेंट को पता है कि मेरी प्रोडक्शन रुकने से पूरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तो वो कितना एफिशिएंटली काम करेगा, कितना एक्यूरेटली कम्युनिकेट करेगा। और एक तरफ हो कि उसको पता हो कि यार मेरी मशीन चले या ना चले किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी मशीन आधा घंटा देर से शुरू हो रही है, 1 घंटा पहले बंद हो रही है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी के साथ हूँ और मेरे पास पूरे सिस्टम से ज़्यादा कैपेसिटी अवेलेबल है। मैं अगर 1 घंटा भी चला लूँ ना तो पूरे सिस्टम के लिए 3 घंटे का मटेरियल अवेलेबल होता है। अगर ऐसा किसी डिपार्टमेंट को मोनोपोली हो तो वो डिपार्टमेंट फिर बहुत ज़्यादा अनएफिशिएंटली काम करता है। इसी को कवर करने के लिए JIT का कॉन्सेप्ट आया कि अगर कोई डिपार्टमेंट आइडल टाइम रखता है या आइडल टाइम, इसको जो तुम्हारा केस है ना, इसको कहते हैं हम जस्ट इन केस। हम जस्ट इन टाइम से पहले सारे डिपार्टमेंट जस्ट इन केस के कॉन्सेप्ट पे चल रहे होते हैं। हम इन्वेंट्री क्यों रखते हैं, हम 2 पेन क्यों रखते हैं एग्ज़ाम के वक्त, हम लैपटॉप का चार्जर क्यों रखते हैं अपने साथ, जस्ट इन केस ख़राब हो गया तो, जस्ट इन केस पावर चली गई तो, जस्ट इन केस अगर शटडाउन मिल गया तो JIT जस्ट इन केस को रिमूव करने आया है।
वेरी वेरिएबल इनपुट, इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बट ये कॉन्सेप्ट आगे मैं खुद भी समझाने वाला था। तो खैर, जस्ट इन टाइम के एडवांटेजेस, सबसे पहले तो आपकी स्पेस रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। जी बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी बिलाल साहब। अच्छा, मेरे पास ये एक दफ़ा डिस्कनेक्ट हुआ, उसके बाद कनेक्ट हो गया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आप लोगों के पास आ रही है तो हम्म, अच्छा तो दोस्त, अब जो लोग, हाँ तो अब ये तो आईटी रिलेटेड प्रॉब्लम है। अच्छा, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो फिर बाद में रिकॉर्डिंग देख ले, तो ये बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो जो हैं जिनका ठीक चल रहा है उनको तो फिर पढ़ा देते हैं। जी खान साहब। तो ये कोई जूम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो अब जो है इसका मैंने थोड़ा सोल्यूशन आपको बताया कि क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं। कंप्लीट होने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। जिसको प्रॉब्लम है फिर वो रिकॉर्डिंग देख के समझ ले, और उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पर्सनली पूछ ले, आई एम अवेलेबल। जी। नहीं, आपको आपको पर्सनली रिकॉर्डिंग नहीं मिली होगी। अगर आप उस ग्रुप पे हैं तो मैंने क्लास ख़त्म होने के आधे घंटे के अंदर रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर दी थी, वीडियो लिंक फॉर टुडेज़ क्लास के नाम से, और उसको मैंने अभी फॉर योर इन्फॉर्मेशन भी किया है। तो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल गई थी। इस क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आपको आधे घंटे के अंदर आधे घंटे के अंदर इंशाल्लाह क्लास ख़त्म होने के शेयर कर दूँगा। जी। नहीं, हाँ तो ये एक अलग सिनेरियो है, बट जो मैं समझाना चाहता हूँ वो तो कम से कम सब कुछ अवेलेबल होता है। तो अब जो क्वेश्चन करेगा मैं एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट भी कर दूँगा, ठीक। अच्छा, हमारे पास जस्ट इन टाइम या जे आई टी के एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज तो ये कि आपको स्पेस रिक्वायरमेंट आपकी बहुत कम हो जाती है। एक केस स्टडी के मुताबिक कंपनीज यूजिंग जे आई टी एंड कंपनीज जो विदाउट जे आई टी आर यूजिंग ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ देयर स्पेस। वन थर्ड स्पेस रिक्वायरमेंट आपकी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि देखिए एक तरह से इनकमिंग मटेरियल वेयर हाउस तो आपके पास होता ही नहीं है। रॉ मटेरियल या पैकेजिंग मटेरियल वेयर हाउस तो आपके पास होता ही नहीं है। यू जस्ट हैव टू हैव अ स्मॉल फिजिकल फिनिश मटेरियल वेयर हाउस, जिसकी वजह से आपकी स्पेस रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, आपके कंस्ट्रेंट्स कम हो जाते हैं, आप सिस्टम में एफिशिएंटली काम करते हो। फिर वेस्ट या ऑब्सोलीट स्टॉक, ऑब्सोलेंस जिसको हम कहते हैं, वो सिस्टम से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा होता है एज़ पर रिक्वायरमेंट पे, और जो चीज़ आ रही है वो इस्तेमाल होगी। तो उसके लिए इनकमिंग स्टॉक की क्वालिटी बहुत हाई होनी चाहिए, इनकमिंग स्टॉक के अंदर इश्यूज ना होने के बराबर होने चाहिए। फिर होता है इन्वेस्टमेंट साइज़। कंपनी, मैंने जैसे सबको बताया कि वन थर्ड ऑफ कंपनी की अब आपको रिक्वायरमेंट है, तो वन थर्ड कंपनी की रिक्वायरमेंट में आपकी इन्वेस्टमेंट भी ऑलमोस्ट वन थर्ड हो जाएगी। जे बेसिकली जब बना था ना, या जे इन एवोल्यूशन आया था, तो उसकी वजह भी इन्वेस्टमेंट साइज ही बनी थी, क्योंकि कंपनीज ईगर थी काम करने के लिए, बट दे डिडंट हैड एनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करने के लिए जे को अप्रूव किया।
फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप शॉर्ट रन्स में प्रोडक्शन करने के काबिल होते हो ना, अच्छा ये इंटायरली कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन रन का है, तो प्रोडक्शन रन को समझना ज़रूरी है। हमने लास्ट क्लास में ना इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को समझा था कि एक बहुत बड़ा जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है ना, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम रन की। अगर आपके पास एक ह्यूज फैसिलिटी है और दैट फैसिलिटी कैन प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स पर आवर, तो आप जब उसको 100 यूनिट्स पर आवर के लिए चलाओगे ना, तो आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा टू वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट आपके सिस्टम की काफ़ी हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल या इवन बेसिक प्रोडक्शन कॉस्ट भी अचीव नहीं कर पाओगे। बट JIT सिस्टम्स चूँकि फ्लेक्सिबल होते हैं, चूँकि स्मॉलर इन्वेंट्रीज पर चल रहे होते हैं, they have the flexibility, they can run on very large production size and they can run on very small production size, because each production unit that is produced is a derivative of the total cost incurred in the system, और इस total cost incurred in the system की वजह से आपकी total production cost नीचे आ जाती है। फिर JIT फोर्स यू, मैं फोर्स का वर्ड इसलिए यूज़ करूँगा कि JIT के अंदर इम्पोज होता है ये कि JIT सिस्टम फोर्स यू टू एड्रेस योर मिस्टेक्स। ये आपको फोर्स करता है कि आप उन मिस्टेक्स को एड्रेस करें, डॉक्यूमेंट करें, और उसके बाद आप उन चीज़ों को रिपीट या इधर ना होने दें या उनकी रेपिटेशन जो है वो कम करें। ठीक है। फिर डिसएडवांटेजेस, जो एडवांटेजेस थे उनका वाइस वर्सा डिसएडवांटेज होता है। आपके पास स्टॉक्स नहीं होते, आपके पास स्टॉक्स ना होने की वजह से आप किसी भी अनप्रेसिडेंट डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते। JIT सिस्टम की क्लासिक एग्जांपल जो है ना, वो कोविड-19 के अंदर होम डिलीवरीज हैं। आपने जितने भी अब होम डिलीवरी सिस्टम्स को देखा होगा कि जो घर में खाना बना के बेच रहे हैं, आपने उनसे एक बात ये ज़रूर सुनी होगी या ज़रूर उन्होंने आपको लिख के दी होगी कि ऑर्डर अ डे बिफोर, बिकॉज अब सारे सिस्टम ऑटोमेटिकली JIT हो गए। जितने भी सिस्टम्स इस वक्त प्रोडक्शन के अवेलेबल हैं वो ऑटोमेटिकली JIT हो गए, क्योंकि उनको हर चीज़ बिफोर हैंड प्लान करनी पड़ती है। एक आदमी जो घर में खाना प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी एक प्रोडक्शन कैपेसिटी है, फिर उसको इनकमिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी है, मतलब उसको देखना है कि कितना मटेरियल ख़रीदना है, कहाँ से ख़रीदना है। तो कोविड-19 की वजह से ऑटोमेटिकली सारे सिस्टम JIT पे कन्वर्ट हो गए। पहले से डिमांड को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, डिमांड को कंफर्म कर रहे हैं, उस कंफर्म डिमांड की बेस पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जिसकी वजह से वो अनप्रिडिक्टेबल ऑर्डर्स को टेकअप नहीं कर सकते। ये लैग स्टॉक का मतलब ये है कि जो ऑर्डर्स आपने प्रिडिक्ट नहीं किए या जो ऑर्डर्स आपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट नहीं किए, आप उनको टाइमली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फिर अगर सप्लायर रिलेटेड कंट्रोल जो है वो आप पे कम होता है। क्यों? क्योंकि आप हैवीली डिपेंडेंट हो तो सप्लायर पे, और अगर आपके सप्लायर की भी कोई गलती है ना, तो सिस्टम में वो गलती कन्वर्ट हो जाती है आप पे, तो आपके सप्लायर्स पे कंट्रोल कम हो जाता है, आप सप्लायर्स पे डिपेंडेंट ज़्यादा हो जाते हो। लूजिंग कस्टमर्स, बिल्कुल आप कस्टमर्स को लूज़ कर सकते हो, आपका फ्यूचर बिजनेस इससे इफेक्ट हो सकता है। आपकी प्लानिंग बहुत एक्सीलेंट चाहिए होती है आपको। आप JIT सिस्टम में प्लानिंग का एरर बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, और प्लानिंग पे ही आपका पूरा सिस्टम डिपेंडेंट होता है, और इस प्लानिंग की वजह से ही आपका पूरा सिस्टम क्रैश भी कर सकता है। आपके पास फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए, और आपके पास क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, और आप नेचुरल डिज़ास्टर देखो। JIT सिस्टम को अगर समझना है और JIT सिस्टम के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखने हैं ना, तो अपने पूरे सिस्टम में हर वो पॉइंट देख लो कि जहाँ आपको बफर इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत है। जो आपके बफर इन्वेंट्री पॉइंट्स हैं JIT के मुताबिक, वो आपके सिस्टम के मूडाज हैं, वेस्ट हैं, और उनको एलिमिनेट करना है। तो बफर इन्वेंट्री कहाँ कहाँ रखी जाती है? सप्लायर से अगर देखो तो सप्लायर आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए बफर इन्वेंट्री रखता है, आपके बने हुए प्रोडक्ट की बफर इन्वेंट्री रखता है, फिर आपके पास वेयर हाउस में आती है एज अ बफर इन्वेंट्री, फिर आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पड़ी होती है एज बफर इन्वेंट्री, प्रोडक्शन से बन के वेयर हाउस में जाती है एज अ बफर इन्वेंट्री, वेयर हाउस से DC से कस्टमर, रिटेलर, हर पॉइंट पे बफर इन्वेंट्री रखते हो। तो अगर आपका सिस्टम JIT पे काम कर रहा है ना, तो आप ये बात समझ लें कि नेचुरल डिज़ास्टर्स को, तो आप स्ट्राइक्स हैं, नेचुरल डिज़ास्टर है,
या ऐसा कोई भी अनफोर्सीन इवेंट है कि जो आपने प्रिडिक्ट नहीं किया था, जेआईटी के सिस्टम ना होने की वजह से यू कैन क्लैश। नहीं, आई मीन के कोविड-19 सवाल है कि सर यू मीन इन आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 जेआईटी फेल्स टू कैटर द डिमांड। नहीं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ड्यू टू कोविड-19 all the systems available are automatically converted into JIT. They are working as per demand, ठीक है ना। सारे मेक टू ऑर्डर, सारे मेक टू स्टॉक भी मेक टू ऑर्डर हो गए। जो ऑर्डर आ रहा है वही बन रहा है, वही प्रोड्यूस हो रहा है, और वही जो है वो डिलीवर हो रहा है। कुछ रेस्टोरेंट DI किट्स दे रहे हैं आपके अपने बर्गर्स के खुद बनाए, इट कम्स इनटू JIT। नहीं, ये तो जो किट्स मिल रही हैं कि आप वो बना लें, वो असेंबल टू ऑर्डर है। बेसिकली वो जो सिस्टम मेक टू ऑर्डर था वो असेंबल टू ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, उसका JIT से कोई ताल्लुक नहीं है जी। हम्म, हम्म, नहीं 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 नहीं, JIT को असेंबल टू ऑर्डर या मेक टू ऑर्डर से कंफ्यूज मत करो। आपका अपना सिस्टम है जो कि ऑर्डर पे बना रहा है, ठीक है। आप उसको JIT पे जब कन्वर्ट करोगे ना, आप सिर्फ इतनी सी बात हटा दोगे कि आपके सिस्टम में कोई बफर इन्वेंट्री नहीं है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसका ऑर्डर नहीं है आपके पास, आप उसको नहीं बना रहे, ठीक है। कम होगी ना। मैं आपको आपकी आपकी एग्जांपल से समझाया ना कि आपके सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होंगे कि जो दिन में 2 घंटे काम करते होंगे, बाकी 8 घंटे फारिग बैठते होंगे। वो 2 घंटे 15-15 मिनट 6 जगह भी हो सकते हैं, वो 2 घंटे जो है 1-1 घंटा 2 जगह भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सिस्टम में से वो बफर इन्वेंट्री या बफर टाइम ख़त्म कर देगा। अगर उनका 2 घंटे का इस्तेमाल है ना, तो वो 2 घंटे के लिए ही चलेंगे, बाकी 12 घंटे वो बंद रहेंगे। तो आपकी तो ओवरहेड कॉस्ट अचानक नीचे आ जाएगी। टाइम इलेप्सिंग सबसे पहला अगर टाइम इलेप्सिंग की बात करते हो तो टाइम इलेप्सिंग JIT का सबसे पहला वेरिएंट है या सबसे पहला वेरिएबल है कि इसके बगैर तो आप काम ही नहीं कर सकते ना। सपोज एक सिस्टम है कि जो इन्वेंट्री का इंतज़ार करता है, ठीक है। उसकी डिपार्टमेंट जो है सुबह 9 बजे खुल जाता है, लेकिन 9 बजे वो प्रोडक्ट रिसीव करता है, फिर उसकी काउंटिंग करता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 12 बजे देता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टार्ट कब हो रहा है? 12 बजे। अब JIT सिस्टम कहता है कि 9 बजे वेयर हाउस स्टार्ट होगा और 9 बजे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टार्ट होगा। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको वेयर हाउस को 6 बजे स्टार्ट करना पड़ेगा कि 6 बजे वेयर हाउस स्टार्ट होगा, 6 बजे वो अपने प्रोडक्ट रिसीव करेगा, और 9 बजे जब प्रोडक्शन के लोग आएंगे तो उनको चाय पानी का ब्रेक नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट प्रोडक्शन में चले जाएंगे और डायरेक्ट ही वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ JIT ये। कोई सवाल और किसी का? गुड। जी खान साहब, आप? जी मोहम्मद खान साहब। जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप रोबोट बन गए थोड़ी देर के लिए। अगर आप, जी जी बताइए। आप एक काम करो, आप वॉइस मैसेज कर दो ग्रुप वाले से, आप वॉइस मैसेज कर दो ग्रुप पे, मैं आपको बाद में जवाब दे देता हूँ। ओके ओके, ठीक है। अब JIT सिस्टम के प्री रिक्विजिट, सबसे पहला जो प्री रिक्विजिट है JIT सिस्टम का, मतलब प्री रिक्विजिट हम क्यों समझ रहे हैं कि JIT सिस्टम ओवरनाइट इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। आपको JIT सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए यू हैव टू डू सम बैक एंड वर्किंग, जिसको हम प्री रिक्विजिट का नाम दे रहे हैं। तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट, सबसे इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट जिसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका JIT सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, वो है परचेजिंग। कि आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट JIT को किस तरीके से टेकअप कर रहा है
और JIT पे किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको आपके सप्लायर बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इस हद तक स्ट्रॉन्ग होगा कि आप उन सप्लायर बेस पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, और उन इस डिपेंडेंसी को बनाने के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना होगा अपने सप्लायर्स का। फिर JIT का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट ये है कि आपको आपके लोकल सोर्सेज डेवलप करनी हो। जो कंपनीज इंपोर्ट डिपेंडेंट है ना, वो बहुत सारे एक्स्ट्रा रिस्क से एक्सपोज हैं बनिस्बत लोकल डिपेंडेंट कंपनीज के। तो उन रिस्क को कम करने के लिए आपको आपकी डिपेंडेंसी उन लोकल सप्लायर्स बढ़ानी होगी। तो लोकल सप्लायर्स आपको डेवलप करने होंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चीज़ों के लिए। लेकिन स्टिल अगर आप इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंपनी हो तो आपके लिए JIT इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज यू आर एक्सपोज टू मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्क देयर, ठीक है ना। आप इम्पोर्ट रिस्क पे भी डिपेंडेंट हो, आप करेंसी एक्सचेंज पे भी डिपेंडेंट हो, आप वोलेटाइल टू रूट्स हो, वोलेटाइल टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो। तो इसकी वजह से आपकी डिपेंडेबिलिटी जब आपकी बहुत बढ़ जाती है तो आप JIT को उतना ही कम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फिर आपका जो सप्लायर है उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उसके क्वालिटी के मेजर्स क्या हैं, वो किस हद तक क्वालिटी को अपने पास इम्प्लीमेंट रखता है, किस हद तक क्वालिटी पे डिपेंडेंट है, किस हद तक क्वालिटी को मैनेज कर सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है JIT का, बिकॉज अब आपके पास मार्जिन फॉर एरर नहीं है। जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करेगा वही प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे उस पर प्रोड्यूस होगी वैसे ही आप यूज़ करेंगे। आपके पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं है, आपके पास बफर इन्वेंट्री नहीं है। तो इस हिस्से में भी, इस पॉइंट पे भी आपको JIT पे बड़ा फोकस, जब आपको JIT पे फोकस करना है तो आपकी सप्लायर की क्वालिटी पे भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना है। इसके बाद आपके पास कोई सिस्टम हो। अब ये यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप ही क्यों ना हो कि जिसके अंदर आपके पास रेगुलर अपडेट्स आ रही हों, रियल टाइम अपडेट्स आ रही हों आपके सप्लायर एंड से कि क्या प्रोड्यूस हो चुका है, क्या निकल चुका है, क्या आपके पास पहुंचने वाला है, बिकॉज योर प्रोडक्शन इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन सप्लायर्स प्रोडक्शन। फिर है ट्रांसपोर्टेशन, आपकी स्केजुअल्स, आपकी डिलीवरीज किस हद तक टाइमली हैं, किस हद तक वो मेंटेन हो सकती हैं। आपका ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट आपके JIT का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, और इसकी वजह से आपका सिस्टम डिपेंडेंसी ऑन ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़ जाती है। इसी तरह डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड्स को यूज़ करना भी JIT का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट। आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स क्या होती हैं, छोटी शिपमेंट्स क्या हो सकती हैं, मिल्क रन क्या किस किस चीज़ का आप कर सकते हो, कौन सी चीज़ आपको डायरेक्टली डिलीवर करवानी है। तो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट भी JIT का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट होता है। फिर होता है वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग यहाँ पे मटेरियल मूवमेंट को कह रहा है कि जो प्रोडक्ट आई वो जो टेम्प्रेरी स्टोर हो रही है थोड़ी देर के लिए, उस पॉइंट को वेयर हाउस कह रहा है। तो जिस पॉइंट से आपका प्रोडक्ट निकल रहा है और आपका प्रोडक्ट प्रोडक्शन के जिस जिस पॉइंट पर डिलीवर हो रहा है, वहाँ की मटेरियल मूवमेंट, वहाँ की डिलीवरी एक्टिवनेस किस जैसे ही चाहिए वैसे ही डिलीवर करना है। आप लोगों को अगर JIT समझने में कोई कन्फ्यूजन हो रही है ना, तो छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टोयोटा की, बिकॉज आई हैव वर्क फॉर सम टाइम विथ हीनो पार्क। तो जहाँ पे JIT आ गया ना, वहाँ पे इस हद तक इम्प्लीमेंटेशन होती है कि सपोज आपको कार का कोई कंपोनेंट असेंबल करने के लिए, कार पे सपोज कार का टायर लगाने के लिए आपको कितने बोल्ट की ज़रूरत होती है, 4 बोल्ट की। तो जहाँ JIT आ गया ना, वहाँ हर गाड़ी पे आपको सिर्फ 4 नट ही मिलने हैं। आपके पास नंबर ऑफ, आपको पता है कि आपके सिस्टम से आज 10 गाड़ियाँ गुजरनी है, तो आपको 40 नट ही मिलेंगे, आपको 41वां नट नहीं मिलेगा। तो अब आपको किस हद तक सोचे संभालना है उस नट को। कोई नट गिर गया आपका, कोई नट गुम गया, लूज़ हो गया, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको इधर इसको टाइमली रिपोर्ट करना है कि भाई ये नट लूज़ है, मुझे इसका फ़ौरन मुतबादिल भेजें। तो सिस्टम चेक करेगा कि ये नट लूज़ क्यों है, सप्लाई की तरफ से गलत आया है, या इसको टाइट करते वक्त इस पर ज़ोर ज़्यादा लगाया गया जिससे लूज़ हो गई। इस हद तक सिस्टम की फ्लॉज आप पे एक्सपोज हो जाते हैं। ये है JIT का सिर्फ इन्वेंट्री से ताल्लुक़ नहीं है, JIT का इससे भी ताल्लुक़ है कि आपकी चीज़ें आपको किस हाल में मिली हैं, कैसे आप उनको यूज़ कर रहे हैं, और क्या ये चीज़ मिसयूज़ से ख़राब हुई है या आई ही गलत।
तो इस हद तक एक्सपोजिबिलिटी सिस्टम की आ जाती है, वहाँ JIT इम्प्लीमेंट होता है। फिर आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। आपके JIT सिस्टम में सेफ्टी स्टॉक के नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जस्ट इन केस के नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपके इन्वेंट्री सिस्टम के एरर्स को रिमूव किया जाता है, और ये एक बेसिक ट्रेड ऑफ होता है बिटवीन ऑर्डर साइज एंड टाइम फेज इंटेंडेड। इसका मतलब ये है कि आपका ऑर्डर साइज और आपका टाइम कितना उस पर लगेगा, इन चीज़ों का ट्रेड ऑफ होता है। आप जितना ऑर्डर साइज बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता जाएगा, जितना कम करते जाएंगे उतना ही टाइम कम होगा। इससे आपको एक कांस्टेंट मिल जाता है, एक यील्ड मिल जाती है सिस्टम की, जिसको आप थंब रूल बना के आगे अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। फिर JIT का एक और इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट जो कि प्रोडक्शन है, कि जिसमें आपके पास सेटअप टाइम को का मतलब आपके पास सेटअप टाइम का ऑप्शन ही नहीं है ना। और अगर किसी पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेटअप टाइम, तो आप उसको मिनिमाइज़ कर दो। और उसको रैपिड करने के लिए सेटअप टाइम बेसिकली होता क्या, सुबह आके मशीन ऑन करते हैं, मशीन के हीटर्स गर्म होते हैं, मशीन की सारे मोटर चेक होते हैं, मशीन की वर्किंग चेक होती है, इसको मशीन का सेटअप टाइम कहते हैं। टैंक के केस में हम जब सुबह आते थे तो पैकेजिंग मशीन्स को ऑन करना, उनके हीटर्स सही काम कर रहे हैं, जिस SKU को प्रोड्यूस करना है उसके प्रिंटिंग इक्विपमेंट लग गए हैं, जिस SKU को प्रोड्यूस करना है उसकी रील्स आ गई हैं, रील मशीन पे लोड हो गई हैं, प्रिंटर में इंक रोल लोड हो गए, ये सारी चीज़ें सेटअप टाइम कहती थी। आपको मशीन स्टार्ट करने से पहले जो भी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं वो सारी चीज़ें सेटअप टाइम के अंदर आ जाती हैं। तो JIT के केस में इधर आपके सेटअप टाइम
7 जी क्लास मेरा जूम डिस्कनेक्ट हो गया था तो हाँ जी जी क्लास मेरा जूम डिस्कनेक्ट हो गया था तो जी क्लास मेरा जूम डिस्कनेक्ट हो गया था तो अब आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जूम ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया था और उसके बाद कनेक्ट नहीं हो रहा था तो अब फिर से कनेक्ट हुआ है तो लेट्स कंटिन्यू। तो बेसिकली JIT के प्री रिक्विजिट की हम बात कर रहे थे तो हमने डिस्कस कर लिया था JIT प्री रिक्विजिट्स जी दिशान, हेलो, अब बेहतर है? गुड, थैंक यू। ये आपका जूम जो है वो काफ़ी तंग कर रहा है आज, पता नहीं क्यों। तो हम JIT के प्री रिक्विजिट की बात कर रहे थे तो हमारा डिस्कशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ था प्रोडक्शन तक। तो JIT प्री रिक्विजिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है, उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन रन जब हम शॉर्ट करते हैं तो आपको छोटे यूनिट्स में प्रोड्यूस करना है, शॉर्ट प्रोडक्शन रन करनी है। आपका सेटअप टाइम की हम बात कर रहे थे कि सेटअप टाइम जो है वो जो कि नॉन JIT टाइम में डिफरेंट होता है और JIT के लिए आपको आपके सेटअप टाइम्स को कम करने के लिए काम करना पड़ता है एंड देन यू हैव टू गो फॉर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। फिर क्वालिटी कंट्रोल आपके लिए QC डिपार्टमेंट, दिस इज़ नॉट QA, QC डिपार्टमेंट आपके लिए वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज के लिए काम करता है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को रिसीविंग ऑफ इनकमिंग ऑफ मटेरियल की क्वालिटी चेक्स भी बढ़ाने पड़ते हैं जिसकी बेस पे आप अपने सिस्टम के अंदर
रिडक्शन करते हो वेस्ट की, और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे CI पे बहुत आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि JIT सिस्टम कम्प्लीटली सिस्टम के साथ काम कर रहा होता है। हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ आपको हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ आपको काम करना होता है। मोइन साहब, मेरे पास तो अब वॉइस का कोई इशू नहीं है, आपके पास कोई और वॉइस का इशू है क्या? ठीक। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को कैसे काम करना होता है कि आपको ट्रेनिंग सबसे पहले तो लोगों की, क्योंकि जनरली लोग नॉन JIT कल्चर पे काम करने के आदी होते हैं, तो JIT कल्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको उनको ट्रेन करना पड़ता है कि अब से आपको इस तरह से नहीं, इस तरह से काम करना है। फिर पीपल की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपको देखनी होती है। फिर आपको हर आदमी की कोर काम भी करना है। अच्छा, JIT ऑल्सो emphasizes on repetitiveness, कि रिपीटेड एक ही काम को एक आदमी बार बार करे, जिससे उसकी काम करने का स्टाइल चेंज हो जाता है और काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। रेपिटेटिव वर्क इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ JIT, और आपको इस रेपिटेशन से आप एफिशिएंसीज अपने सिस्टम में लाते हो। अच्छा, JIT के ये सारे एलिमेंट्स हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि एक गलत जो क्वेश्चन है वो है कि JIT लीन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या फ़र्क है, JIT में क्या फ़र्क है, TPS में क्या फ़र्क है, और लीन ऑपरेशंस में क्या फ़र्क है। तो ये तीनों एक डिफरेंट फिलॉसफी हैं। JIT जो है वो कंटिन्यूस एंड फोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग है। JIT की जो फिलॉसफी है वो सबसे पहले तो कंटिन्यूस, और नंबर 2 फोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, आपकी थ्रूपुट को इंक्रीज़ करना है, आपकी इन्वेंट्री को डिक्रीज़ करना है, और फोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आपको काम करना है, जिससे आप JIT को अपने सिस्टम में टेकअप कर सकते हैं। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे काम करता है, लेकिन उसका ज़्यादा एम्फेसिस रिस्पेक्ट फॉर पीपल एंड स्टैंडर्ड वर्क प्रैक्टिसेस है। और लीन प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो ये कहता है कि कस्टमर को जो चीज़ चाहिए हम सिर्फ वही प्रोवाइड करेंगे विदाउट वेस्ट। तो ये तीनों सिस्टम काम एक ही तरह से कर रहे हैं, बट डिफरेंट अप्रोचेस के साथ। जस्ट इन टाइम की अप्रोच है फोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम की अप्रोच है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर पीपल, और लीन प्रोडक्शन की इकलौती जो वेरिएबिलिटी है वो ये है कि वो कस्टमर की डिमांड पे और कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे काम कर रहा होता है। TPS is Toyota Production Systems, just in time Toyota Production Systems and Lean Manufacturing। तो अब सिस्टम में जो वेस्ट होते हैं ना, जस्ट इन टाइम एंड TPS में, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम्स में, उनको मूडास कहा जाता है, MUDA मूडास। मूडास सिस्टम के अंदर फिजिकल वेस्ट भी हो सकते हैं और सिस्टम के अंदर डिलेज भी हो सकते हैं। स्टोरेज, इंस्पेक्शन, डिलेज, वेटिंग इन क्यूज, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। सिंपली अगर आपको मूडा समझना है तो आप समझें कि सिस्टम के अंदर जो भी पॉइंट आपके सिस्टम में वैल्यू एडिशन को रोक रहा है, रेजिस्ट कर रहा है या बढ़ने नहीं दे रहा, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सिस्टम में मूडास या वेस्ट कहलाती है। ठीक है, तो 7 प्रोडक्शन मूडास अकॉर्डिंग टू ओनोस थ्योरी आर: ओवर प्रोडक्शन मीन्स आपको जो प्रोड्यूस करना था उस पर ज़्यादा टाइम लगाना। ओवर प्रोडक्शन का मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस करना नहीं, आपकी प्रोडक्शन को बनाने के लिए आपको 1 घंटा चाहिए था, आपने 1 घंटा 5 मिनट लिए, दिस इज़ कॉल्ड ओवर प्रोडक्शन मूडा। ठीक है, फिर है क्यूज। सिस्टम के अंदर अगर प्रोडक्ट को वेट करना पड़े, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक जगह बनने के बाद वो आइडल रहेगा और उसका प्रोडक्ट क्यू में लगेगा आगे वेट करने के लिए, तो अगर ऐसे क्यूज बनते हैं सिस्टम में, तो सिस्टम के अंदर ओनोस के हिसाब से वो एक मूडा या एक वेस्ट है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, आपके सिस्टम के अंदर अगर एक्सेसिव ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोडक्ट की है, एक प्रोडक्ट अगर आप उसकी अपने वेयर हाउस की या अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लेआउट को चेंज कर दें और वो ओवर ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म हो सकती है, तो सिस्टम के अंदर वो भी एक मूडा है। फिर इन्वेंट्री, तो मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर लिया कि इन्वेंट्री एज मूडा कहता है। फिर मोशन, किसी प्रोडक्ट को रखने के लिए, उठाने के लिए अगर आप एक्स्ट्रा मोशन
और एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं तो ये भी सिस्टम का मूड है, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर है ओवर प्रोसेसिंग। आप किसी प्रोडक्ट को ओवर कुक या अंडर कुक बना रहे हैं, या किसी प्रोडक्ट पे जो टाइम जिस मशीन में लगना था वो उससे ज़्यादा उस पर लगा रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ओवर प्रोसेसिंग मोड। फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, आपके प्रोडक्ट बनने के बाद जो प्रोडक्ट ख़राब हो रही है या प्रोडक्ट वेस्ट हो रही है, वो आपके सिस्टम का मूडा है। तो इन मूडास को ख़त्म करने के लिए सिस्टम में आप 5S इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहला एस है सॉर्ट और सेग्रीगेट। आप अपने प्रोडक्ट के अंदर जो चीज़ आपको चाहिए, आप सेग्रीगेशन से और सॉर्टिंग से उसको उस टाइम पे वहीं पे मंगवा के रखें, और आप सेग्रीगेशन करें। व्हेन इन डाउट यू थ्रो इट अवे। अगर आपको लगता है कि आपके सिस्टम में कोई चीज़ बिला ज़रूरत पड़ी है, अगर आपको उस पर डाउट है, तो आप उसको अपने सिस्टम से निकाल के फेंक देना। फिर आपको सिस्टम को सिंप्लीफाई करना। जो 5S हैं ये मूडा रिमूवल के। आपके सिस्टम को सिंप्लीफाई करना है, स्ट्रेटन करना है, आपको चीज़ों को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है क्लीनिंग। यू हैव टू शाइन स्लैश स्वीप। आपको क्लीन करना है अपने सिस्टम में, अपनी चीज़ों को, अपनी मशीनरी को डेली, ताकि आपकी अगर कोई मूडा या कोई मसला आपके सिस्टम में क्लीनिंग की वजह से आता है तो वो ना हो। फिर आपको स्टैंडर्डाइजेशन पे काम करना है। आपको प्रोडक्ट के अंदर, प्रोसेसेस के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन रखनी है, जिससे आपकी चीज़ें बेहतर हो सकें। फिर सस्टेन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। आपको आपके प्रोडक्ट की, आपकी चीज़ों की काम, आपके प्रोसेसेस का डिसिप्लिन ऐड करना है, और आपको सस्टेनेबिलिटी बनानी है, और जिसकी वजह से आप अपने सिस्टम के अंदर अपनी प्रोग्रेस को टाइमली रिव्यू कर सकते हो। और दो ऐसे इस सिस्टम में और ऐड हुए। पहले ये 5S थे, नाउ दे आर 7S। नंबर 1 इज सेफ्टी। जितनी सिस्टम में आप सेफ्टी एंड गुड प्रैक्टिसेस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऐड करेंगे, आपका सिस्टम उतना ही बेहतर होता जाएगा। एंड देन मेंटेनेंस एक्टिविटीज़, आपके सिस्टम की सपोर्ट एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी, आपके सिस्टम में डिलेज उतने ही कम होते जाएंगे। रिमूवल ऑफ वेरिएबिलिटी। इन्वेंट्री जो है ना, वो वेरिएबिलिटी हाइड करती है। अब वेरिएबिलिटी क्या होती है? डिमांड एंड सप्लाई का गैप। क्या डिमांड से ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं, क्या डिमांड से कम सप्लाई कर रहे हैं, क्या इसमें कोई गैप है? तो सिस्टम की जो वेरिएबिलिटीज़ हैं, जो कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ फैक्टर्स से हो सकती है। वेरिएबिलिटी ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकती हैं? डिलेज, जिनकी वजह से वेरिएबिलिटी आती है। नॉन इफेक्टिव फोरकास्टिंग, जिसकी वजह से वेरिएबिलिटी आती है। ऑप्टिमम प्रोसेस जो आपका है, उससे डेविएशन अगर आपकी हो रही है। और ऑप्टिमम प्रोसेस क्या होगा? जब JIT इम्प्लीमेंट करने बैठेंगे तो हर सिस्टम के अंदर आपको डिफरेंट फ्लॉज नज़र आएंगे, दैट्स सिंपल। बट कुछ फ्लॉज क्वेश्चनेबल नहीं होते, कुछ फ्लॉज क्वेश्चनेबल होते हैं, कुछ फ्लॉज क्वेश्चनेबल नहीं होते। इसकी क्लासिक एग्जांपल आपको मैं मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट से देता हूँ। एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है कि जो पैकेजिंग तब तक स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक कि जो मिल्क है वो 170 डिग्री पे पेस्चराइज ना हो जाए। ठीक, तो सिस्टम चाहे JIT इम्प्लीमेंट क्यों ना हो जाए, 15-17 मिनट 20 मिनट का जो पेस्चराइजेशन का टाइम है वो सिस्टम में रहेगा। ये सिस्टम की वेरिएबिलिटी नहीं है, ये सिस्टम का ऑप्टिमम प्रोसेस है, ऑप्टिमम वर्किंग एनवायरनमेंट है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो वेरिएबिलिटी समझने के लिए आपको ये देखना है कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमम प्रोसेस, व्हाट इज़ द आइडियल प्रोसेस, एंड व्हाट आर द डेविएशंस वी आर फेसिंग फ्रॉम दैट आइडियल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप आइडियल प्रोसेस को चेंज कर सकते हो, आप आइडियल प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते। तो इंटरनल फैक्टर्स वेरिएबिलिटी के क्या हो सकते हैं? इनकम्प्लीट और एक्यूरेट ड्राइंग्स, आपके पास स्पेसिफिकेशन ही कंप्लीट नहीं है, आपको पता ही नहीं है क्या बनाना है और आपने बस बनाना शुरू कर दिया है, ये आपकी सोर्स, एक बड़ी सोर्स है वेरिएबिलिटी की। फिर आपके पास प्रोडक्शन प्रोसेस जो है ना वो पुअर है, जिसकी वजह से आपकी क्वांटिटीज़ कम ज़्यादा बन रही हैं, या आपके पास नॉन कन्फॉर्मिंग यूनिट्स जो कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, या ऐसे यूनिट्स के जो वेस्ट बनते हैं आगे जाके, ऐसे यूनिट्स बना रहे हो आप। तो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेसेस का पुअर होना, आपके प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस का पुअर होना भी एक सोर्स है वेरिएबिलिटी का। फिर
सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको कस्टमर्स की डिमांड ही नहीं पता। लीन मैन्युफैक्चरिंग आपको कहता है कि वही बनाओ जो कस्टमर को चाहिए, बट यही बात आपको जेआईटी भी कहता है कि हमें कस्टमर की डिमांड बिल्कुल एक्यूरेटली पता होनी चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि कोविड-19 आपको जेआईटी पे कन्वर्ट होने पे मजबूर कर रहा है। कैसे? कि आपको आपके कस्टमर की बहुत एक्यूरेट डिमांड पहले से ही पता है, क्योंकि आपके पास लिमिट ऑफ सोर्स है। जेआईटी बनता कैसे है, जेआईटी की फॉर्मेशन की वजूहत क्या है? आपको आपके सोर्स को लिमिट करना है, आपको आपके इन्वेंट्रीज को, आपको आपके रॉ मटेरियल्स को, पैकेजिंग मटेरियल को एज पर रिक्वायरमेंट मंगवाना है। ज़्यादा मंगवाओगे वो वेस्ट होगा। इसी तरह कस्टमर्स की डिमांड जब आपको एक्यूरेटली पता होंगी, तो आप अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड उसी उतनी ही चीज़ मंगवाओगे कि जितनी रिक्वायर्ड हो आपको प्रोडक्शन के लिए, उससे ज़्यादा नहीं मंगवाओगे। फिर आप थ्रूपुट को इम्प्रूव करते हो। आप मटेरियल को स्मॉल लॉट्स में सिस्टम में इन करते हो कि जिससे उनका जो सिस्टम में रहने का टाइम है वो मिनिमम रहता है, मैन्युफैक्चरिंग का साइकिल टाइम कम हो जाता है, और बेसिकली आप सिस्टम को पुल सिस्टम से ज़्यादा पुश सिस्टम पे डाल देते हो। सिस्टम पुल नहीं हो रहा होता डिमांड पे, सिस्टम डिमांड को पुश कर रहा होता है। पुश और पुल सिस्टम में फ़र्क क्या है? पुश सिस्टम बेसिकली आपके सिस्टम में मटेरियल को तब इन करता है कि जब सिस्टम को ज़रूरत हो, और पुल सिस्टम मटेरियल से तब प्रोडक्ट पुल करता है कि जब रिक्वायरमेंट हो। पुश और पुल में बेसिक डिफरेंस ये है कि आपके सिस्टम को जब ज़रूरत है तब आप अगर सिस्टम को दे रहे हो तो ये पुश है, और अगर आपका सिस्टम आपकी डिमांड को ड्राइव कर रहा है कि सिस्टम को जब ज़रूरत हो तब आप उसको पुल करो, तो ये पुल सिस्टम है। तो पुश सिस्टम जो है वो आप सिस्टम में इम्प्लीमेंट करते हो कि जहाँ जहाँ जो जो चीज़ की ज़रूरत है आप उसी वक्त उसको वहाँ पे प्रोडक्ट को पहुँचाते हो। उसके अलावा वो सिस्टम आइडल नहीं रहता। दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो इन्वेंट्री जब नीडेड, जैसे मैंने आपको गाड़ी की एग्जांपल दी कि अगर गाड़ी बना रहे हैं और गाड़ी का टायर गाड़ी के सिस्टम में ऐड करने के लिए आपको 4 नट्स की ज़रूरत है, तो आपकी दिन भर की जितनी गाड़ियाँ सिस्टम से गुजरनी है पहले तो आपको वो पता होना चाहिए, तो आपकी कस्टमर डिमांड पता होगी। फिर हर गाड़ी में कितने नट लगते हैं ये पता होना चाहिए, तो आपकी इन्वेंट्री बिल्कुल आइडियलाइज हो गई। एंड देन आपको टीम को भी मोटिवेट करना है कि कोई भी नट कोई भी बोल्ट एक्स्ट्रा आपने ना इशू करवाना है, ना आपने उसको एक्स्ट्रा ज़ाया करना है। तो इस तरह से आप सिस्टम के अंदर थ्रूपुट को इम्प्रूव करते हैं, आप सिस्टम की वेरिएबिलिटी को रिमूव करते हैं, और आप सिस्टम में इन्वेंट्रीज को लॉक डाउन करते हैं। तो जेआईटी पार्टनरशिप्स क्या होती हैं, इनको समझने के लिए ना हम ये डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जेआईटी पार्टनरशिप्स आपको फोर्स करती हैं कि आप अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट को बढ़ाओ। जेआईटी को हर मर्तबा डिफरेंट सिनेरियोज में सिस्टम के अंदर मौजूद फ्लॉस को आइडेंटिफाई करने का ज़रिया बताया गया है, जो कि बिल्कुल गलत टेक्निक है जेआईटी को इम्प्लीमेंट करने की। जेआईटी बेसिकली पार्टनरशिप्स एंड ट्रस्ट को इम्प्रूव करने का एक सोर्स है। आप अपने सिस्टम में लोगों को बताते हो कि नाउ पूरा सिस्टम का जो बार है या जो डिपेंडेबिलिटी है वो आप पे है। जितना अच्छा आप काम करोगे, जितना एफिशिएंटली आप काम करोगे, उतना स्मूथ सिस्टम चलेगा। तो आप बेसिकली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट को बढ़ा रहे हो जेआईटी में, ना कि कम कर रहे हो। तो सप्लायर्स के बेस पे आप लोकेशन सप्लायर की इम्प्रूव करते हो, आप उसको अपने करीब लाने की कोशिश करते हो, आप उसको ट्रेन करते हो, आप उसके ऊपर अपनी सिस्टम की डिपेंडेबिलिटी बताते हो, और उसके साथ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप को एग्री करवाते हो। फिर शिपिंग कंपनीज के साथ आप एडवांस शिपिंग नोटिस भेजते हो, जिसको हम ASN कहते हैं। आप उनके साथ क्लोजली वर्किंग करते हो कि टू अरेंज ट्रांसपोर्टेशन, टू अरेंज लोडिंग एंड ऑफलोडिंग, आप उनके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हो। और जेआईटी सिस्टम के अंदर, जेआईटी पार्टनरशिप्स के अंदर बेसिकली सप्लायर हो, शिपिंग हो, आपका डीसी हो या आपके बायर्स हो, आप उनके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक लगाते हो, आप उनके साथ क्लोजली वर्क करते हो उनके प्रॉब्लम्स को समझने के लिए और उनके प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए। जेआईटी फोर्सफुल टेक्निक ज़रूर है, बट फोर्सफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी करनी होती है, प्रॉब्लम सॉल्व भी करनी होती है। इसी तरह बायर्स को आप जो है वो आप उनके साथ अपनी डिमांड फोरकास्ट, अपनी प्रोडक्शन फोरकास्ट शेयर करते हो, ताकि वो भी आपको एक एक्यूरेटली अपनी डिमांड बताते रहें, और आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज या कोई भी सिस्टम के ज़रिए उनके साथ कनेक्टेड रहते हो।
और क्वांटिटीज प्रोड्यूस करते वक्त आप कोशिश करते हो कि ज़ीरो डिफेक्ट्स या स्मॉल लॉट्स में आप प्रोड्यूस करो। तो बेसिकली JIT काम कैसे कर रहा है? बिफोर JIT आपके पास इन्वेंट्री लेवल रखने की वजूहात क्या क्या होती थी? स्क्रैप, आप जो है अपने सिस्टम में से जो स्क्रैप होता है उसको रखते हो, मतलब JIT की वजह से आपके सिस्टम में स्क्रैप बनता था। आपके सेटअप टाइम्स बहुत हाई होते थे क्योंकि आपका मतलब कोई वली वारिस नहीं था ना। टैंक के केस में हम JIT से पहले हमारा सेटअप टाइम 4 घंटे था, जो कि JIT के आने के बाद सिर्फ 15 मिनट रह गए, क्योंकि आप सिस्टम में हर पॉइंट पे जाके डिस्कस करते हो क्वेश्चन कैपेबिलिटीज़ को। आप अगर कोई प्रॉब्लम है किसी वजह से जिसकी वजह से सेटअप टाइम हाई हो रहा है तो आप उसको रिमूव करने की कोशिश करते हो। फिर आपके सिस्टम के अंदर लेट डिलीवरीज होती हैं। JIT के आने के बाद लेट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, लेकिन JIT से पहले आप बॉदर नहीं करते ज़्यादातर लेट डिलीवरी से। क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम में बफर स्टॉक इतना पड़ा होता है कि जिसकी वजह से आपको फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं। फिर क्वालिटी प्रॉब्लम्स आपकी बहुत सारी रहती हैं बिफोर JIT। एंड प्रोसेस डाउन टाइम तो बहुत आसान सी बात है, अगर आपका प्रोसेस डाउन हो गया, कोई एक डिपार्टमेंट भी डाउन हो गया, तो चूँकि बफर इन्वेंट्री आपके पास सिस्टम में बहुत है, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट JIT के आते ही आपको ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं और उसके बाद इनके रिमूवल पे काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि JIT इन्वेंट्री को मानता ही नहीं। JIT कहता है कि सिस्टम के अंदर कोई इन्वेंट्री होनी ही नहीं चाहिए। जस्ट इन टाइम से रिलेटेड यहीं तक आपका टॉपिक था, इससे आगे आपका जस्ट इन टाइम का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। कोई सवाल है आज आप लोगों का अभी? जी कर देते हैं। और मेरी भी 2 क्लासें होती हैं, कर देता हूँ आज रात तक कर देता हूँ 12 बजे तक। और बोलो जी महासिफ। ओवर प्रोडक्शन, 100% ओवर प्रोडक्शन। क्योंकि ये एक ऐसा वेस्टेज है कि जिसको JIT से पहले हम समझते ही नहीं है वेस्ट। प्रॉब्लम ये, हम उसको एफिशिएंसी समझते हैं। अगर कोई चीज़ 10 मिनट में प्रोड्यूस हो सकती है और उसको हम 10 मिनट और 30 सेकंड में प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो JIT से पहले हम उसको एफिशिएंसी समझते हैं कि यार हम अच्छे से अच्छा बना के कस्टमर को दे रहे हैं। हमें ये ओवर प्रोडक्शन को रोकने के लिए ना पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना है कि कस्टमर 10 मिनट वाले पे भी खुश है। अगर खुश है तो हम क्यों 30 सेकंड हर प्रोडक्ट पे ज़ाया कर रहे हैं? 30 सेकंड को पूरे दिन से डिवाइड करो, फिर महीने से, फिर साल से, तो आपको पता चलेगा कि कोई 2-4% प्रोडक्शन ही वेस्ट हो जाती है बगैर सोचे समझे, बगैर किसी को पता हो। जी हम्म, 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 हम्म। देखो, 2 चीज़ें हैं, ओवर प्रोडक्शन एंड, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ओवर प्रोडक्शन एंड ओवर प्रोसेसिंग में क्या फ़र्क है। एक प्रोडक्ट 10 मिनट में बन सकता है, हम उस पर 10 मिनट और 15 सेकंड लगा रहे हैं ना, कहीं ये ओवर प्रोडक्शन है, कहीं ये ओवर प्रोसेसिंग है। ठीक है, जो तुमने सवाल किया कि मैंने एक कस्टमर है, मुझे सपोज उसने 10,000 यूनिट बनाने को दिए, मैंने 10,000 यूनिट का माल इशू कराया, बीच में से कहीं माल गुम गया
और उसके 10,000 को प्रोड्यूस करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा माल इशू कराया और उससे प्रोड्यूस करके दे दिया, और बाद में जो मुझे मिला वो क्या होगा, वो ओहायो के हिसाब से ना ओवर प्रोडक्शन है ना ओवर प्रोसेसिंग है, वो इन्वेंट्री वेस्ट है। ओवर प्रोडक्शन क्या है कि आपने एक टैंक का 400 ग्राम का पाउच उठाया, ठीक है, टैंक 400 ग्राम के पाउच की एक लिमिट है कि वो 395 ग्राम का भी हो सकता है और 405 ग्राम का भी हो सकता है, प्लस माइनस 5 ग्राम का इसमें वेरिएशन है। आप हर जो पाउच प्रोड्यूस कर रहे हो ना वो 405 का प्रोड्यूस कर रहे हो, इस वजह से कि कहीं कस्टमर को 395 का ना चला जाए। भाई वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज, हम कार्टन में अगर 12 पाउच रखते हैं तो हमारे पास गुंजाइश है कि हम उसमें से 6 395 ग्राम के दे सकते हैं और 6 हमें 405 ग्राम के देने, जिससे एवरेज वो 400 होगा। दिस इज कॉल्ड ओवर प्रोडक्शन। कि इस खतरे से कि आप अंडर लिमिट ना चले जाओ, आप हर चीज़ को ओवर लिमिट प्रोड्यूस कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड ओवर प्रोडक्शन, नंबर 1। नंबर 2, एक ओवर प्रोडक्शन ये भी है कि आपने कहा कि सपोज 2000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, तो आपने खुद ही 2010 यूनिट बना ली कि यार मेरे 10 यूनिट ख़राब ही होंगे जस्ट इन केस। तो अगर जस्ट इन केस से आप 10 यूनिट ज़्यादा बना रहे हो ना, तो ये भी ओवर प्रोडक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल ओवर प्रोडक्शन में ही फॉल करी। मैंने आपको एग्जांपल ओवर प्रोडक्शन की ही दी थी, ये ओवर प्रोडक्शन ही है। इसी को ख़त्म करने के लिए जेआईटी आता है। जेआईटी कहता है ना 395 बनाओ ना 405 बनाओ, आप 400 ही बनाओ। आप अपनी मशीन को सेट करो, आप अपने प्रोसेस को सेट करो, आप 405 भी क्यों बना रहे हो, मतलब सिस्टम है ना। अब सिस्टम में मैंने कहीं कहीं मशीन पे लगा तो नहीं सकता कि 6 395 के बनाओ 6 405 के बनाओ। हो सकता है मशीन पूरा दिन ही 395 प्रोड्यूस कर रही हो सकता है मशीन पूरा दिन ही 405 प्रोड्यूस कर रही हो। तो यही चीज़ जेआईटी पार्टनरशिप है कि आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट पर लाइन होगा कि अब हमारे पास 405 की गुंजाइश नहीं है, अब 400 ही बनाना है। तो अब 400 के लिए क्या करना है ये बताओ। नहीं, ये भी ये ओवर प्रोसेसिंग नहीं है। ओवर प्रोसेसिंग सिंपल फिनोमेना ये है कि अगर सपोज आपको पता है कि आप पिज़्ज़ा बेच रहे हो और पिज़्ज़ा को ओवन में 20 मिनट के लिए रखना है, तो आप पिज़्ज़ा को 21 मिनट नहीं रख सकते जेआईटी के मुताबिक। अगर आपने 21 मिनट रखा तो ये ओवर प्रोसेसिंग है। आप जो बात कर रहे हो ना वो सिस्टम के अंदर एक्स्ट्रा प्रोसेसेस, एक्स्ट्रा सेफ्टी ऐड करना ताकि आप सिस्टम में से गलतियाँ बचा सको, तो ये ओवर प्रोसेसिंग नहीं है, ये जस्ट इन केस सिनेरियो है कि आप जस्ट इन केस के चक्कर में अगर ये ख़राब हो गया तो अगर इसका काम, मतलब हम घर के अंदर जनरेटर रखते हैं, जनरेटर अगर रखा है हमने तो जस्ट इन टाइम के मुताबिक आपने एक वेस्ट ऐड रखा है, क्योंकि उसकी कॉस्ट सबसे पहले आपने ऐड रखी, फिर उसकी मेंटेनेंस, फिर क्यों आपने जस्ट इन केस क्यों रखा है कि लाइट चली गई तो जस्ट इन टाइम कहता है लाइट जानी नहीं चाहिए। आप इस बात पे काम करो कि लाइट ने जाना ही नहीं चाहिए, ना कि आप बैकअप्स पे काम करो। जस्ट इन टाइम बेसिकली बैकअप्स को हटाता है। और कोई सवाल किसी का सवाल है ब्रदर्स? तो जस्ट इन टाइम हमारा कंप्लीट हो गया। मैं इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर देता हूँ, आपका जो क्विज था उसकी टाइम भी एक्सटेंड कर देता हूँ। जिन लोगों का आज कनेक्टिविटी इशू आया मैंने इकरा को भी फॉरवर्ड कर दिया है, तो वो वीडियो देख लें और वीडियो के बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मैसेज पे, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।